जय हिंद दोस्तों। तो आज यूपी पीसीएस का पेपर कंडक्ट हुआ है और इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और वन बाय वन सारे सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें ओवरऑल एनालिसिस की तो देखिए इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो पेपर जो है वो बैलेंस तरीके से बनाया गया, मॉडरेट टू टफ देखने को मिल रहा है हिस्ट्री के सेक्शन में। इसी तरीके से बाकी सेक्शन में भी जो लेवल है वो चेंज हो रहा है, बट डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये बीपीएससी की तरह तो नहीं है जिसमें वन लाइनर और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हों। इसमें हर तरह के क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी है, कुछ ईजी भी हैं और कुछ एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चन भी हैं जिन्हें पेपर में स्किप करना होगा। तो अब वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स में, चाहे आप यूपीएससी के किसी पेपर की बात करें या स्टेट पीसीएस के भी जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के बारे में। तो ये कहा जा रहा है 1927 में ये फॉर्म हुआ और ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये फॉर्म हुआ। दूसरा ये कि ये जो पार्टी है वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी, इनका मकसद था कि ये कांग्रेस के अंदर ही काम करें जिससे और ज़्यादा ये रेवोल्यूशनरी इंक्लाइन पार्टी बन सकें और आम जनता के ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखे जाएं। देखिए ये पहला जो है यहाँ पे गलत है। जो वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी है, ये देखिए नवंबर 1928 में वर्कर्स पीजेंट्स पार्टी बंगाल एग्जीक्यूटिव कमेटी की ये फिलिप स्प्रेट और मुजफ्फर अहमद से मिलते हैं और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि सोहन सिंह जोश जो कि पंजाब कीर्ति किसान पार्टी के हैं उन्हें ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट्स कॉन्फ्रेंस में हेड करने दिया जाए। और इस तरीके से फाइनली WPP यानी वर्कर्स एंड पीजेंट्स कॉन्फ्रेंस ये अटेंड की जाती है ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट कॉन्फ्रेंस के रूप में और इस तरीके से ये 1928 में फाइनली फॉर्म होता है। ठीक है, तो 1927 गलत है, 1928 होगा। और दूसरा बिल्कुल सही है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी जिन्हें हम कीर्ति किसान पार्टी कहते हैं, ये कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के इनसाइड ही वर्क करती है। तो इस तरीके से आंसर इसका भी है। और ये टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो पेपर में कई बार स्किप करने होते हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। बहुत सारे क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको ईयर याद है, ईयर में भी आप देखो तो चारों ही 1946 के हैं, तो डेट मंथ के साथ याद रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट, ये तो कई बार पूछा गया है बट ये 1946 याद रहता है। अब ये किस महीने में है ये याद करके जाना तो पॉसिबल नहीं है। और हर बार अब जैसे कैबिनेट मिशन में मई है, इंतरिम गवर्नमेंट की फॉर्मेशन सितंबर की है। हाँ ये तो है कि हम क्रोनोलॉजिकली पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा आइडिया रहता है कि पहले म्यूटिनी हुई या पहले क्या हुआ, देन उसके बाद हम देखते हैं कि कैबिनेट मिशन आती है, फिर जाकर इंतरिम गवर्नमेंट बनती है। तो इस तरीके से थोड़ा आसान हो जाता है, बट अगेन मंथ याद रख पाना, पेपर में रिकॉल कर पाना डिफिकल्ट होता है। आंसर इसका ए है। नेक्स्ट देखिए, जस्टिस पार्टी के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कह रहे हैं जो जस्टिस पार्टी अपोज करती है कांग्रेस को, और क्योंकि कांग्रेस को वो ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखते हैं कि जो जस्टिस पार्टी है, उनका ये मानना होता है कि कांग्रेस में ब्राह्मण डोमिनेंस देखने को मिलती है। दूसरा ये कि जस्टिस पार्टी का ये दावा होता है कि सेम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी देखने को मिले, जिस तरीके से पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन सीडीएस में भी पूछा गया था। पहले आप अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को। तो जस्टिस पार्टी के बारे में पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इट क्लेमर्ड फॉर सेम काइंड ऑफ सेपरेट कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द नॉन ब्राह्मण्स एज हैड बीन ग्रांटेड टू द मुस्लिम्स बाय द पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स। वही बात है जो मैंने बताई कि जिस तरीके से पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स में मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है, उसी तरीके की डिमांड ये नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी रख रहे थे। दूसरा ये कि रिचर लैंड ओनिंग और अर्बन मिडिल क्लास के नॉन ब्राह्मण्स ने पेट्रोनाइज किया, यानी सपोर्ट दिया जस्टिस पार्टी को। तीसरा ये कि इट सक्सीडेड इन गेटिंग द प्रोविजन फॉर 28 रिजर्व सीट फॉर द नॉन ब्राह्मण्स इन मॉन्टेग्यू कैंसोर रिफॉर्म्स। 28 सीट भी ये लेकर आते हैं नॉन ब्राह्मण्स के लिए। चौथा ये कि इट सपोर्टेड द कॉल गिवन बाय द कांग्रेस टू बॉयकॉट इलेक्शन इन 1920, यानी इनका कहना होता है 1920 में जो कांग्रेस ने बायकॉट करना है इलेक्शन को, उसमें भी ये सपोर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो ये गलत है बिकॉज ये कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करते हैं, इवन ये इलेक्शन के लिए भी एग्री करते हैं। बट ये बात बिल्कुल सही है कि इनका कहना होता है कि नॉन ब्राह्मण्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए।
तो ये तो यहीं से सॉल्व हो रहा है। ये पहली बात तो यहीं लिखी गई है, जस्टिस पार्टी जो अपोज करती है कांग्रेस को, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कांग्रेस को देखते हैं। और दूसरा भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका वही दावा होता है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नॉन ब्राह्मण्स को भी मिलने चाहिए, क्योंकि मुस्लिम्स को भी मिले हैं पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स में। तो इस तरीके से दोनों बातें यहाँ पे सही, आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, बट अगेन ये जो इसमें ईयर्स हैं दो तो ठीक है, वेलोर म्यूटिनी फेमस है, ये एंग्लो नेपलिस वॉर, रोल ऑफ रिकॉल ऑफ वेलेस्ली, बेसिकली वेलेस्ली को वापस बुला लिया जाता है। और इसमें जो सेकंड है वो डेथ ऑफ नाना फडणवीस, तो 1806 है, 1800 है, 1805 है, 1814 से 16 है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले डेथ ऑफ नाना फडणवीस, उसके बाद रिकॉल ऑफ वेलेस्ली, देन वेलोर म्यूटिनी, एंड देन आएगा एंग्लो नेपलिस वॉर। तो 2 3 1 4 आंसर इज ऑप्शन बी। इस तरीके का क्वेश्चन नेट जेआरएफ में भी पूछा गया है, बट अगेन वही बात है ना कि फिर इतने ईयर याद रख पाना मुश्किल होता है, खास तौर से ये सब याद रख पाना, डेथ ऑफ नाना फडणवीस, ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट फैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आसान है, पाइका रिवोल्ट सबको पता होता है। पाइका रिवोल्ट के जो लीडर हैं वो है जगबंधु विद्याधर महापात्र, और थैंकफुली अदरवाइज ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बन जाता। अगर ये यहाँ पे चारों ऑप्शन में 4 रख देते ना तो फिर ये सॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि इतना कोई पढ़ के नहीं जा सकता इतने सारे रिवोल्ट के नाम। ठीक है, आंसर इसका बी है। और ये क्या हमने पढ़ा है? हाँ, ये मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए, समग्र बैच में मैंने आपको पढ़ाया पाइका रेबेलियन के बारे में, कि जो पाइक्स थे उड़ीसा के, ये ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया थे, जिसे हम फुट सोल्डर कहते हैं, और इन्हें रेंट फ्री लैंड टेन्योर्स मिलता था, क्योंकि ये अपनी मिलिट्री सर्विस देते थे उसके बदले में। ठीक है, और इन राजा ऑफ खुर्दा के फोर्सेज के मिलिट्री चीफ के रूप में उस टाइम पे बक्सी जगबंधु विद्याधर जी थे। 1814 में क्या होता है कि जो जगबंधु के एंसिस्ट्रल स्टेट है, यानी इनकी जो पैतृक संपत्ति है, ये कंपनी छीन लेती है, और ये बिल्कुल पेन्योरी, यानी इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मुकुंद देव के सपोर्ट से, जो कि लास्ट राजा थे खुर्दा के, और बाकी जमींदार भी इनका सपोर्ट करते हैं, ये पाइक्स की एक आर्मी क्रिएट करते हैं, ताकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को डेफिनेटली उनको प्रेशराइज कर सकें और अपनी जो पैतृक संपत्ति वो इन्हें ले सके, और इस रेबेलियन को पाइका विद्रोह के नाम से जाना गया। काफ़ी सक्सेसफुल रहता है ये। नेक्स्ट देखिए, 1857 के रिवोल्ट से एसोसिएटेड है। पहला ये कह रहे हैं कि कुंवर सिंह लैंडलॉर्ड ऑफ जगदीशपुर इन बिहार लेड द रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी जगदीशपुर से इन्होंने लीड करा ब्रिटिश के अगेंस्ट, वीर कुंवर सिंह जी ने। और दूसरा ये कह रहे हैं लॉर्ड डलहौजी ने रिकॉग्नाइज किया रानी लक्ष्मीबाई के एडॉप्टेड सन को आयर अपेरेंट के लिए। आयर अपेरेंट का मतलब ये है कि रानी लक्ष्मीबाई के बाद जो गद्दी पे है उनका अडॉप्टेड सन बैठेगा। देखिए, सरासर गलत है, हम सबको पता है कि क्या वजह थी। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, इसे पैगपत का सिद्धांत कहते हैं, उसकी मेन बात ही यही थी कि अगर कोई राजा का बायोलॉजिकल सन नहीं है तो उन्हें अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। तो सेकंड गलत है, और जब सेकंड गलत है तो हमारे 2 ऑप्शन हट जाते हैं। पहला बिल्कुल सही है, सबको पता है ये। ठीक है, आंसर इसका डी है। बीपीएससी में तो हर ही साल पूछते हैं ऑलमोस्ट कि वीर कुंवर सिंह जी के बारे में, कि कुंवर सिंह किस जगह से एसोसिएटेड है, जगदीशपुर बिहार से। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड महाराजा गंगाधर राव, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट टू एनेक्स झांसी, रिफ्यूजिंग टू रिकॉग्नाइज हर एडॉप्टेड सन एज द लेजिटिमेट आयर। दिस एनेक्सेशन डीपली एंगर्ड रानी लक्ष्मीबाई, हु बिलीव्ड इन हर राइटफुल क्लेम टू रूल झांसी, है ना। तो सिंपल सी बात यही है कि किस तरीके से जो है ये कहा गया कि चूंकि बायोलॉजिकल सन नहीं है झांसी में, तो उन्हें लैप्स कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आसान क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा ना, मिक्स्ड है, ये पेपर जो है ना मिक्स्ड है। कुछ क्वेश्चन है डुएबल, काफ़ी अच्छे से डुएबल है। कुछ क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल के हैं, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ रहा है, और कुछ बिल्कुल भी आप टच नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन। तो ये तो PYQ है, सिविल सर्विस में ही पूछा गया 1999 में। फिर लास्ट ईयर हमने जुडिशरी वाली पेपर भी एनालिसिस करी थी, उसमें भी पूछा गया था। इत्जिंग, अलबरूनी, ह्वेनसांग और फाहियान। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो फाहियान आते हैं, फाहियान के बाद आते हैं ह्वेनसांग, देन आते हैं इत्जिंग, देन अलबरूनी तो काफ़ी बाद में आते हैं। ठीक है, वो इसमें अगर हम देखें तो कौन सबसे पहले आएगा, देखिए ये सेम क्वेश्चन ही है, यहाँ भी पूछा गया है। तो अलबरूनी सबसे बाद में आएगा, तो आंसर 2 सबसे लास्ट में आएगा। और सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया फाहियान आई है, तो आंसर 4 पहले आएगा। ठीक है, तो फाहियान आएगा, देन ह्वेनसांग, देन इत्जिंग और देन अलबरूनी। सेम ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। सबसे पहले फाहियान है, देन ह्वेनसांग है, देन इत्जिंग है,
देन अल बरूनी है, तो 3 4 1 2 है ना। बस एक चीज़ इन्होंने किया है कि इसको स्वैप कर दिया, 3 को 4 में लिख दिया, ह्वेनसांग को लास्ट में लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, तो असर्जन और रीजन दिए गए हैं। पहला ये कहा जा रहा है बलबन ने अपनी गवर्नमेंट को फर्म बनाया और सेंट्रलाइज कर लिया, यानी अपनी सारी शक्ति अपने हाथों में ले ली। नोबेल्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया पावर, यानी राजा के हाथों में सारी पावर थी, बिल्कुल जो डिक्टेटरशिप वाली बात है वैसा कुछ था। रीजन ये कह रहे हैं कि वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को मंगोल के आक्रमण से बचाना चाहता था। देखिए ये बात सच है अपने आप में कि मंगोल के उस टाइम पे काफ़ी अटैक हो रहे थे और बलबन ने काफ़ी फॉर्मिडेबली उन अटैक्स को रोका, बट क्या इसी वजह से सारी अथॉरिटी अपने हाथ में ली थी? तो ये गलत होगा। देखिए बलबन ने अपनी प्रेस्टीज और पावर को बढ़ाने की कोशिश की मोनार्की में, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अपनी हाथों में सारे पावर्स को लेने की कोशिश करी। इसका रीज़न ये है कि ही वॉज कन्विंस दैट दिस वॉज द ओनली वे टू फेस द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेंजर्स फेसिंग हिम। तो देखिए उस टाइम पे ना नोबेल्स का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया था। तो राजा होते हैं, बट उस टाइम पे राजा की उतनी पावर नहीं चल पा रही थी। क्यों? क्योंकि नोबेल्स को पावर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा था। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको पता होगा सबसे पहले तुर्के चहलगानी को ये ख़त्म करते हैं, है ना, जो 40 नोबेल्स का ग्रुप था, ताकि नोबेल्स की पावर को सबसे कम किया जा सके, और सारी पावर अपने हाथों में लेते हैं और इस तरीके से ये सेंट्रलाइज करते हैं अथॉरिटी को। तो दोनों बातें सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर जो है यहाँ पे डी होना चाहिए। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बहुत सारे बुक में कवर्ड मिल जाएगा, ओल्ड एनसीईआरटीज़ में भी, पूनम मैम की बुक में भी देखने को मिल जाएगा। इवन बलबन ने नवरोज के फेस्टिवल को भी इंट्रोड्यूस किया, और केवल जो ओबीडियंट नोबेल हैं उन्हें छोड़ दिया, बाकी सबको ही किसी ना किसी तरीके से इन्होंने हटा दिया। जैसे जो गवर्नर थे अवध के, हैबात खान, इन्हें पनिश कर दिया गया कि इन्होंने एक मैन को मारा है। शेर खान जो कि भटिंडा के गवर्नर थे, इन्हें भी पॉइजनिंग कर दी गई। तो इस तरीके से, और ये डीपली रेसिस्ट थे, सारे ही नॉन टक्स को एक्सक्लूड कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन से। नाउ नेक्स्ट देखिए, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के बारे में पूछा जा रहा है। पहला ये कि बीएम मालाबारी जो कि पारसी रिफॉर्मर थे बॉम्बे से, इन्होंने एज ऑफ कंसेंट एक्ट के लेजिस्लेशन की बात करी। दूसरा ये कि इस एक्ट को सपोर्ट किया गया बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। देखिए सेकंड गलत है, पहले भी पूछा गया है सीडीएस में, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहला ये कि इन्होंने आर्कटिक होमो आर्यंस की थ्योरी को प्रोपाउंड किया, सही है। एंटी काउ किलिंग सोसाइटी को फाउंड किया, ये भी सही है। होम रूल लीग के बारे में सबको पता है, बिल्कुल सही है। होम रूल लीग पूना में एस्टेब्लिश किया गया बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ही सपोर्टेड द एज ऑफ कॉन्सेंट बिल, ये गलत है। ये इसलिए गलत है बिकॉज ही अपोज द एज ऑफ कॉन्सेंट बिल। ऐसा क्यों है वो समझते हैं। देखिए मैंने पढ़ाया भी है, ये देखिए, हाँ यहाँ पे मैंने समग्र बैच में एक लेक्चर लिया है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के नाम से। इसमें मैंने सेवा सदन के बारे में बताया था कि एक पारसी रिफॉर्मर है बहराम जी एम मालाबारी, इन्होंने सेवा सदन को फाउंड किया है अपने फ्रेंड के साथ मिलके, जिनका नाम है दीवान दयाराम गिडुमल। और मालबरी जो है ये वाइगोरसली अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, यानी चाइल्ड मैरिज के बिल्कुल खिलाफ हैं ये, और विडो रीमैरेज अमोंग हिंदूज़ की सपोर्ट की बात करते हैं। इसी तरीके से इनका जो एफर्ट है, इससे एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट आता है और इससे फीमेल के एज ऑफ कॉन्सेंट को रेगुलेट किया जाता है। तो ये तो एक तरीके का पॉजिटिव रिफॉर्म है, बट बाल गंगाधर तिलक जी ने क्यों अपोज किया? तो इसका रीज़न ये है कि तिलक जी का ये कहना था कि हम अपने सोसाइटी में, खास तौर से हिंदुइज्म के अंदर, खुद से ही रिफॉर्म लाएंगे, ना कि किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस कारण से अपोज किया गया। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ओनली वन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, बैरम खान के रेफरेंस में पूछा जा रहा है। पहला ये कहा जा रहा है अकबर ने खाने खाना का टाइटल दिया बैरम खान को। दूसरा ये कि दिस टाइटल वाज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज वजीर ऑफ एम्पायर। तो ये अगेन ओल्ड एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा कि बैरम खान जो है पहले हुमायूं के फेवरेट ऑफिसर थे, बाद में अकबर के ट्यूटर के रूप में और इवन वजीर के रूप में भी ये काम करते हैं, और इन्हें खाना का टाइटल दिया जाता है जब अकबर को कोरोनेट किया जाता है, जब राज्याभिषेक करते हैं अकबर, उस टाइम पे इन्हें खाना की उपाधि देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वजीर ऑफ एम्पायर के रूप में जब सेलेक्ट करते हैं तब ये टाइटल नहीं दिया जाता, ये गलत है। उसी टाइम पे ये टाइटल दिया जाता है अकबर के द्वारा। तो इस तरीके से सेकंड गलत है और पहला बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट देखिए, सेन रूलर्स के बारे में आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन और विजय सेन। तो एक मैंने लेक्चर लिया था यूट्यूब पे भी, ये था क्रैश कोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से। इसमें मैंने सारी डायनेस्टीज पढ़ाई हैं। सेन डायनेस्टी ऑफ बंगाल के बारे में मैंने बताया था। इससे पहले हमने पाल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था हर पेपर में इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिकॉज डायनेस्टीज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैप के साथ मैंने समझाया था। सेन डायनेस्टी जो है बंगाल में रूल करती है 11th-12th सेंचुरी में। तो विजय सेन जो है रियल फाउंडर माने जाते हैं और ये एक्सपेल कर देते हैं मदन पाल को और सेन डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बल्लाल सेन आते हैं और उसके बाद सबसे माइटी रूलर लक्ष्मण सेन आते हैं। बुद्धिज्म लक्ष्मण सेन के टाइम पे डिक्लाइन कर जाता है। बख्तियार खिलजी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को प्लंडर भी करते हैं। तो अब ये आसान है काफ़ी। देखिए, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन, विजय सेन। अभी हमने पढ़ा लक्ष्मण सेन सबसे एंड में आते हैं। तो आंसर जो है इसमें सबसे 2 लास्ट में आएगा। तो 2 बस यहीं दिख रहा है लास्ट में, तो आंसर ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। वैसे हमने पढ़ा भी ये कि विजय सेन आते हैं, देन बल्लाल सेन, देन लक्ष्मण सेन, है ना। ये देखिए, विजय सेन, देन बल्लाल सेन, देन लक्ष्मण सेन। तो इस तरीके से ही हमारे बैच से भी सॉल्व हो जाएगा, और अगर आपने पढ़ी है डिटेल में चीज़ें तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला ये क्वेश्चन है। ये थोड़ा आसान है, बाकी के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन बहुत टफ है, क्योंकि उतना ईयर याद रख पाना डिफिकल्ट होता है। लिनलिथगो अगस्त ऑफर, ये अगस्त 1940 में आया है। क्रिप्स मिशन कब आता है? मार्च 1942 में। रामगढ़ कांग्रेस सेशन काफ़ी फेमस है, रामगढ़ कांग्रेस सेशन जो कि झारखंड में है, रामगढ़, 1940 में ये। और कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन कर देती हैं। इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है सिविल सर्विस में, क्यों रिजाइन करती हैं। ठीक है, तो ये अक्टूबर नवंबर के बीच देखने को मिलता है 1939 में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 4 के साथ जाएंगे, तो 2 ऑप्शन हट जाते हैं, और सबसे बाद में हमें क्रिप्स मिशन का अराइवल देखने को मिलेगा। तो आंसर ए यहाँ पे करेक्ट है। 4, 3, 1 एंड 2। अगेन देखिए, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन किसी भी वे में आप सॉल्व करने जाओगे तो टफ ही होगा। अब देखिए, आपको पता होगा अबुल फजल और फैजी जो है ये दोनों भाई थे। ठीक है, अबुल फजल की मर्डरिंग करवा दी जाती है सलीम के द्वारा, यानी जहांगीर के द्वारा। ठीक है, और ये कब होता है? 1602 में। बट इससे पहले ही इनके बड़े भाई फैजी की डेथ हो जाती है 1595 में। तो 3 के बाद बनाएगा यहाँ पे, बट जिन्होंने भी सॉल्व किया वो थोड़ा इसमें कंफ्यूज हुए, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। तो इसका जो सही आंसर है वो सबसे पहले आएगा 3, फिर आएगा 1। अच्छा, अब देखिए 1 और 2 में अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, मर्डर ऑफ अबुल फजल पहले आएगा या क्या आएगा। तो अगर हम 3 के साथ जा पा रहे हैं तो आंसर निकल करके आ रहा है 3, 2, 1, 4। सबसे लास्ट में जो है वो डेथ ऑफ दानियाल देखने को मिलेगा 1605 में। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन अगेन इजी टू मॉडरेट है। पहला ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है जनवरी 1934 में फॉर्म होती है। दूसरा ये कि जवाहरलाल नेहरू जो है फॉर्मली ज्वाइन करते हैं इस पार्टी को, क्योंकि उनका सोशलिज्म में सिंपैथी रहती है। देखिए, नो डाउट जवाहरलाल नेहरू जी एक सोशलिस्ट है, हालांकि ये सोशलिस्ट है, बट देखिए ये काफ़ी कंट्रोवर्सी की भी बात रहती है इसमें कि ये जब सोशलिस्ट है तो फिर इन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन करा। तो ऑल्दो जवाहरलाल नेहरू डिड नॉट ज्वाइन द सीएसपी विच क्रिएटेड सम रैंकर अमॉन्ग सीएसपी मेंबर्स, यानी थोड़ी बहसबाजी भी इसके अंदर देखने को मिलती है। हु सो नेहरू एज अनविलिंग टू पुट हिज सोशलिस्ट स्लोगन्स इनटू एक्शन। इनका कहना रहता है कि नेहरू जी जो हैं वो अपने सोशलिस्ट स्लोगन को एक्शन में नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये ज्वाइन नहीं करते हैं सीएसपी को। इंडिपेंडेंस के बाद हम देखते हैं कि सीएसपी जो कांग्रेस से अलग हो जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जयप्रकाश नारायण जी और राम मनोहर लोहिया जी, और इसके बाद सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म होती है। पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो किनके द्वारा फॉर्म की जाती है, तो जेपी जी यानी जयप्रकाश नारायण जी और आचार्य नरेंद्र देव जी के द्वारा, जो कि दोनों ही बहुत फेमस सोशलिस्ट लीडर है। तो सेकंड इसमें गलत है। सेकंड में कहा गया है जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली ज्वाइन द पार्टी, कभी भी फॉर्मली ज्वाइन ये नहीं करते हैं, तो सेकंड गलत है और पहला बिल्कुल सही है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, तो ये जो यूपीपीसीएस का 2018 का पेपर है उससे डायरेक्ट कॉपी है ये। तो कुछ एक सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर के रिपीट दिख ही जाते हैं डायरेक्ट। पहला कह रहे हैं कि जो टर्किश इन्वेजन है इंडिया में वो सक्सेसफुल रहा। इसका रीज़न ये है कि कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी नॉर्थ इंडिया में। तो देखिए यहाँ पे जो है वो ऑप्शन ए सही है, बिकॉज हाँ ये बात बिल्कुल सही है, टर्किश इन्वेजन सक्सेसफुल रहा। 11th-12th सेंचुरी के बाद हम बहुत सारे टर्किश इन्वेजन देखते हैं, और ख़ास तौर से महमूद गजनी के टाइम पे कोई खास पॉलिटिकल यूनिटी रहती नहीं है नॉर्थ इंडिया में, इस वजह से टर्किश इन्वेजन ज़्यादा होते हैं।
तो अगर आपने ये सॉल्व किया है यूपी पीसीएस के क्वेश्चन को तो डेफिनेटली बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो इसे। और हमारे बैच में भी हमने इसी तरीके से अरेंज किया है हर पीवाईक्यूज को कि जब आप टॉपिक वाइज तरीके से सॉल्व करें तो पेपर में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर पाए। तो ये रहे कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के। कुछ क्वेश्चन अगर छूट गए हों 2-4 तो हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओवरऑल देखिए आप चेकआउट कर सकते हो यहाँ में से कितने क्वेश्चन डुएबल रहे, कितने क्या रहे। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन को छोड़ दें तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि पेपर को काफ़ी केयरफुली तरीके से फ्रेम किया गया है और कोई रेंडमनेस, कोई वेगनेस नहीं दिख रही है। जो पेपर का लेवल होता है उसी तरीके से है। बट अगेन ये मिक्स्ड ओपिनियन है, मैं इस तरीके के ओपिनियन इसमें रखता ही नहीं किसी भी तरह की, बिकॉज ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। बट हमारा जो मेन मोटिव है वो ये कि हम इन लेक्चर से अपने आउटपुट को लें, यानी कुछ हम इनसे सीखें। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। और अगर आप हमारे बैचेस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो डेफिनेटली जो नंबर है जो पिन कमेंट में है वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।